चांदनी रात के 12 बज रहे थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में एक शख्स के कदमों की आहट शांति को भंग कर रही थी। इस शख्स ने अपने पूरे शरीर को काली चादर से ढक रखा था। 2 कुत्ते सामने आकर उस पर भौंकने लगे, लेकिन वो उनकी परवाह किए बगैर एक घर के करीब गया। एक बड़ी सी खिड़की से उसने अंदर झांक कर देखा। उस कमरे में एक खूबसूरत लड़की बेखबर सोई हुई थी। मेरी दिशा। वो चुपके से खिड़की के रास्ते कमरे में चला गया और करीब से दिशा को निहारने लगा। दिशा के बाल खुले हुए थे। खुले बाल तकिए पर थे और कुछ तकिए के नीचे लटके हुए थे। उस लड़के ने कैंची से दिशा के बालों की एक लट काट ली और फिर चुपचाप वापस खिड़की के रास्ते घर के बाहर निकल गया। अगले दिन दिशा को लड़के वाले देखने आए थे। वो सभी हॉल में बैठे थे और दिशा उनके लिए नाश्ते की थाली लेकर आई थी। अरे वाह दिशा बेटा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। इस पर दिशा ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और उस लड़के माधव की माँ बोली, जाओ बेटा, एक दूसरे से थोड़ी बातचीत कर लो। हम लोग भी अपनी बातें कर लेते हैं। जी सही कहा आपने। जाओ दिशा बेटा, माधव को अपना कमरा दिखा कर लाओ जरा। दिशा और माधव भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। एक बात पूछूं, आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? आप मुझे देखने आए हैं या मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने? ये कहकर दिशा मुस्कुरा देती है और माधव भी हंस पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं ही तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ। दोनों में काफी देर बातचीत हुई और उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया। उसके घर से कुछ ही दूर पर एक अंधेरी कोठी के अंदर एक लड़का बैठा हुआ कोई टोटका कर रहा था। उसके सामने कुंड जल रहा था। हाथ में एक काली गुड़िया थी जिस पर उसने कुछ बालों को लपेटा और बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी कठपुतली, और किसी की नहीं हो सकती तुम। उसी रात ठीक 9 बजे दिशा अपने पेरेंट्स के साथ डिनर के लिए बैठी थी। मालती ने उसके सामने आलू के पराठे की थाली रखते हुए कहा, ये देखो दिशा बेटा, तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे। ये देखकर दिशा ने पराठों की थाली उठाई और जमीन पर दे मारी। हाँ दिशा, ये क्या बदतमीजी है? मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मुझे मांस चाहिए, मांस। ये सुनकर वो दोनों चौंक पड़े। दिशा ने फ्रिज खोला और फिर चिकन निकालकर उसको वो वहीं जमीन पर बैठकर खाने लगी। इसे तो नॉनवेज की स्मेल तक से घिन आती थी, फिर ये अचानक इस तरह कैसे चिकन पर टूट पड़ी, और वो भी इतने अजीब ढंग से। 5 मिनट में चिकन खत्म करने के बाद दिशा अपने कमरे में चली गई। ये तो बस शुरुआत है, आगे तो अभी बहुत कुछ होगा। अगली शाम दिशा और उसके पिता राजेश हॉल में बैठे हुए थे। मालती उनके लिए किचन में पकौड़े तल रही थी। तभी डोरबेल बजी। मालती किचन से बाहर निकली और उसने डाइनिंग टेबल पर पकौड़ों की थाली रख दी। फिर उसने दरवाजा खोला तो वही अनजान लड़का सामने खड़ा था। जी आप कौन? नमस्ते सासू माँ। दिशा, मैं आ गया। राजेश और मालती अभी कुछ समझने की कोशिश कर ही रहे थे। दिशा हटो, ये क्या कर रही हो? मालती ने दिशा को हटाना चाहा तो दिशा ने मालती को धक्का दे दिया। आज से ये यहीं रहेंगे, मैं पूरी तरह इनकी हूँ,
सिर्फ इनकी। दिशा की आंखें इस समय लाल लाल चमक रही थी और इतना गुस्सा उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। अरे दिशा, गुस्सा मत करो, थोड़ी देर में सब समझ जाएंगे। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। दिशा उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले गई। ये क्या हो गया है दिशा को? इतना अजीब भी है, वो भी हमारे साथ। इतनी बदतमीजी, इसने ऐसा पहले तो कभी नहीं किया। तभी वहाँ पर माधव आ गया। नमस्ते मम्मी जी, ये दिशा इतनी देर से मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही? कहाँ है वो? मालती उसका जवाब नहीं दे पाई। माधव ने अपनी आंखों से दिशा को उस लड़के को खाना खिलाते देखा तो वो गुस्से से उनके करीब जाकर चिल्लाया, कौन है ये लड़का? बताओ मुझे। दिशा ने तभी कांटा उठाया और माधव के गले में गाड़ दिया। माधव के गले से खून बहने लगा। राजेश और मालती को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। माधव के गले से खून निकल रहा था और वो बेहोश होने की कगार पर था। दिशा उसके सिर पर खड़ी भयानक आवाज में हंस रही थी। चलो दिशा, अब कमरे में चलकर थोड़ी बातचीत करते हैं। उसकी बात सुनते ही दिशा ने उसका हाथ थामा और उसको अपने कमरे में ले गई। इसे उठाओ मालती, कहीं इसकी मौत ना हो जाए। हमें इसे जल्द ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। राजेश ने माधव को उठाया और फिर वो दोनों उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने उसका छोटा सा ऑपरेशन किया और फिर राजेश और मालती को बताया, उनकी जान को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन कुछ दिन उन्हें यही रहना होगा। घाव बहुत गहरा है। जी, आप इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करिए। अगर इसे कुछ हो गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। ये कहकर डॉक्टर चला गया और राजेश मालती से बोला, इसके माँ बाप को पता चला तो वो न जाने क्या कर बैठेंगे। समझ नहीं आ रहा कि आगे करूं क्या। अब जरा दिशा के बारे में सोचिए, क्या हो गया है उसको? ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह से उस लड़के के वश में है। जरूर कोई टोना टोटका जैसा लग रहा है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। राजेश और मालती एक बड़ी सी कोठी में पहुंचे, जहां एक कमरे में एक तांत्रिका बैठी हुई थी। उसने पूरी तरह काले कपड़े पहने थे। मोहिनी जी, हमें इस वक्त आपकी सख्त जरूरत है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। घबराओ नहीं और मुझे पूरी बात ठीक से बताओ। मेरी बेटी दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। एक अनजान लड़का हमारे घर में घुस आया है और दिशा उसकी हर एक बात मान रही है। हम उस लड़के को भगाना चाहते हैं तो हमसे भी हाथापाई कर रही है। जिस लड़के से हमने उसका रिश्ता पक्का किया है, उसने उस पर भी जानलेवा हमला किया है और उस अनजान लड़के के साथ अभी भी घर के अंदर ही है, जैसे उसे उस लड़के के अलावा किसी की जरूरत ही नहीं है। अगर ये गतिविधियां हो रही हैं, तो जरूर उस लड़के ने ही दिशा पर कोई भारी टोटका किया है। इसीलिए वो उसके आगे किसी को नहीं देख रही, उसके इशारों पर नाच रही है। दिशा हमारी इकलौती संतान है। वो हमें छोड़कर गई या उस लड़के ने उसे कुछ कर दिया तो हमारी जिंदगी के जीने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। उसने जो टोटका किया है वो सिर्फ तुम ही खत्म कर सकते हो, क्योंकि दिशा तुम्हारा खून है। अगर मैंने उसे खत्म करने की कोशिश की तो दिशा हमेशा के लिए उसकी कठपुतली बनकर रह जाएगी। तो बताइए क्या करना होगा मुझे? तुम्हारे घर के पास कोई पीपल का पेड़ है? जी हाँ, हमारे घर के ठीक पीछे एक मैदान है, उसी में एक पीपल का पेड़ भी है। उस लड़के ने किसी तरह दिशा के बाल काट लिए होंगे और अपने और दिशा के बालों को मिलाकर एक गुड़िया की गर्दन पर बांधे होंगे और उस पर टोटका करके तुम्हारे घर के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया होगा।
तुम बस उस गुड़िया को निकाल कर उसको अग्नि में विसर्जित कर देना। उसके जलते ही दिया पर किया गया टोटका भी खत्म हो जाएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मालती, कहीं देर ना हो जाए। तुम घर में जाकर दिशा का ख्याल रखना और इतने में उस गुड़िया को मैं निकाल लूंगा। वो दोनों वहां से वापस अपने घर पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने बहुत ही अजीब मंजर देखा। वो लड़का कुर्सी पर बैठा था और दिशा उसके सामने अजीब तरह से नाच रही थी। नाचो दिशा, और नाचो। ये सब क्या चल रहा है? अरे मम्मी पापा, आप आ गए। दिशा रुक जाओ, मैं मेरी बेटी को तुम्हारे चंगुल से छुटकारा दिला कर ही रहूंगा शैतान। ये कहकर राजेश घर से निकल गया। ओहो, लगता है पापा पुलिस को बुलाने गए हैं। तू इंसान नहीं शैतान है। मेरी बेटी को ठीक कर दे, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। तू हम दोनों को जितना दर्द दे रहा है, भगवान तुझे उसका दुगना दर्द देंगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अभी तो मुझे इसके साथ थोड़ा और खेल खेलना है। ये सुनकर मालती डर गई और वो लड़का बोला, चलो दिशा, छत पर चलते हैं। नहीं दिशा बेटा। दिशा ने एक बार फिर अपनी माँ को धक्का दिया और वो दोनों छत पर चले गए। इस तरफ राजेश भी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया था और उसने फावड़े की मदद से वहां खुदाई भी शुरू कर दी थी। मैं मेरी बेटी को बचा कर ही रहूंगा। इस तरफ मालती भी छत पर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बहुत अच्छे दिशा, अब उस कोने पर जाओ। दिशा 3 फीट ऊंची छत की बाउंड्री पर चढ़ी हुई थी और कोने की तरफ जा रही थी। वो लड़का आराम से खड़ा इस दृश्य के मजे ले रहा था। दिशा बेटा, नीचे उतरो। तुम बाहर की तरफ गिर गई तो बच नहीं पाओगी। नहीं दिशा, चलती रहो और कोने पर जाओ। मम्मी, अगर आप मेरे पास आई तो मैं नीचे कूद जाऊंगी। दिशा तीसरी मंजिल के छत पर खड़ी थी। अगर वो नीचे कूद जाती तो गिरते ही उसकी मौत हो जाती। इस बात से डरते हुए मालती उसके करीब नहीं गई और वो उस लड़के के हाथ पैर जोड़ने लगी। लेकिन वो लड़का शैतानी अंदाज में हंसता रहा और दिशा को चलते रहने के लिए बोलता रहा। मिल गई, अब इसे जला देता हूँ। मौसम काफी खराब हो गया था। तेज तूफानी हवाएं चलने लगी थी। राजेश ने पॉकेट से माचिस निकाली और कई तीलियां जलाई, लेकिन कोई भी तीली जल नहीं पा रही थी। हवा के झोंके हर तीली को बुझा रहे थे। जल जा। मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बेटी को। उसके कानों में जैसे ही मालती की आवाज आई, उसने देखा दिशा छत की बाउंड्री पर टहल रही है और कभी भी नीचे गिरकर मर सकती है। नहीं दिशा। उसने अब गुड़िया को गड्ढे से उठाया और तेजी से घर के अंदर जाकर वो सीधा किचन में गया। दिशा, एक पैर आगे बढ़ाओ। नहीं दिशा बेटा, ऐसा मत करना। दिशा अपनी माँ की तरफ देखकर हंसी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। उसने एक पैर हवा में आगे बढ़ा दिया। तभी किचन में पहुंच चुके राजेश ने गुड़िया गैस स्टोव पर रखी और स्टोव जला दिया। गुड़िया ने आग पकड़ ली और अब वो तेजी से छत पर भागा। दिशा बेटा। दिशा अब होश में आ गई थी, लेकिन अपने आप को इतनी ऊंचाई पर चढ़ा देखकर उसको बहुत डर लगने लगा। मम्मी, मम्मी बचाओ मुझे। दिशा नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी मालती ने दिशा का हाथ पकड़कर खींच लिया। मेरी बच्ची। मम्मी। दिशा, मेरी बात मानो, हट जाओ उनके पास से। ये मेरी मम्मी है, मेरा घर है ये। तुम कौन हो और क्या कर रहे हो यहाँ पर? अब उस लड़के को अंदाजा हो गया कि उसका जादू खत्म हो गया है। वहाँ पर कुछ पड़ोसी पुलिस के साथ पहुँच गए। राजेश भाई साहब,
आप घबराइए नहीं, हम देखते हैं इसे। सभी पड़ोसियों ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। राजेश भी दिशा को सही सलामत देखकर खुश हुआ। आकाश काले बादलों से घिरा हुआ था। शरीर का खून जमा देने वाली शीतलहर चल रही थी। सूरज लगभग ढल चुका था। कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती थी। इस खराब मौसम में राजन और कमलेश बंगाल के एक पहाड़ी इलाके के ऊपर घने जंगलों के बीच खड़े हुए कुछ मजदूरों से खुदाई का काम करवा रहे थे। वो दोनों पुरातत्व विभाग के बड़े अधिकारी थे। तभी वहां पर अचानक एक भूचाल सा उठा और मजदूरों में खलबली मच गई। एक मजदूर जिसका नाम सुखिया था, वो दौड़ता हुआ उन दोनों के पास आकर बोला, इस भूचाल से मजदूरों में खलबली मच गई है, सारे मजदूर डरे हुए हैं। सुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी सब कुछ सामान्य हो गया। जरा सी बात पर तुम लोग काम करना बंद कर देते हो। मत भूलिए, मेरे कहने पर ही सारे मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। और रहा सवाल इस भूचाल का, तो कभी कभी ऐसा होता है जब जमीन में गड्ढा अधिक गहरा हो जाता है तो धरती हिलती हुई सी महसूस होती है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कमलेश सही कह रहा है सुखिया, हम अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हैं। लेकिन सरकार। लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुखिया, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैंने इस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की है। और अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो मेरा नाम विश्व में मशहूर हो जाएगा। और तुम्हें मैंने मजदूरों को काम कराने की मुंह मांगी कीमत दी है। राजन की बात सुनकर सुखिया मुंह लटकाकर वहां से चला गया। कमलेश मुस्कुराता हुआ राजन से बोला, वैसे मैंने सुना है कि जिस राजा के महल की हम खुदाई करवा रहे हैं उसके पास बहुत खजाना था। सोचो राजन, अगर वो खजाना हमें मिल गया तो हमारी तो किस्मत ही खुल जाएगी। तो मैं कौन सा यहाँ पर राजा का महल देखने के लिए आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी खजाने की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। और तू तो जानता है कमलेश, मेरा अनुमान कभी भी गलत नहीं निकला। तो फिर देर किस बात की है? दिया और नताशा को भी फोन करके यहाँ बुला ले। उन दोनों ने भी हमारे साथ बहुत मेहनत की है। अभी नहीं, एक बार उस राजा के प्राचीन महल का सुराग हमें मिल जाए, उसके बाद उन दोनों को सरप्राइज देना अच्छा रहेगा। राजन ने इतना बोला ही था कि तभी जमीन धंसने की आवाज राजन और कमलेश के कानों में टकराई और मजदूरों में एक अजीब सा शोर उत्पन्न हो गया। राजन और कमलेश बुरी तरह से घबरा गए। कुछ मजदूर सुखिया के साथ दौड़ते हुए राजन और कमलेश के पास आ गए। मजदूर जमीन में गड्ढा खोद रहे थे सरकार। अचानक जमीन धंस गई और एक मजदूर लालटेन सहित उसके अंदर गिर गया और उसने हमें बताया कि जमीन के नीचे एक महल है। सुखिया की बात सुनकर राजन और कमलेश के होठों पर विजयी मुस्कान आ गई। राजन ने तुरंत अपनी कामयाबी की खुशखबरी दी और नताशा को फोन पर सुना दिया। दिया और नताशा वहां से थोड़ी ही दूर एक होटल में रुकी हुई थी। राजन के मुंह से खुशखबरी सुनकर वो दोनों अपनी कार से तुरंत वहां पर पहुंच गई और चारों महल के अंदर उतरने की तैयारी करने लगे कि तभी जमीन के नीचे उस महल में गिरे हुए उस मजदूर के चीखने की आवाज सन्नाटे को चीर गई। चीख सुनकर सुखिया सहित सारे मजदूर घबरा गए। यहाँ से सब लोग चलो, उस मजदूर ने जरूर राजा के शापित खजाने को हाथ लगाया होगा। वो खजाना जोखों की रक्षा में है, सब मारे जाएंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम? हमारी बंगाली लोक कथाओं में जोखो भूत का वर्णन है जो खजाने की रक्षा के लिए लगाया जाता है, और जिस खजाने की रक्षा जोखो करता है वो खजाना शापित हो जाता है। ये सब दंत कथाएं हैं, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। अगर तुम सबको डर लग रहा है तो नीचे हम चारों ही जाएंगे। उन मजदूरों के लाख मना करने के बावजूद भी राजन, कमलेश, दिया और नताशा टॉर्च पकड़कर रस्सी के सहारे नीचे चले गए। उन चारों ने टॉर्च की रोशनी में देखा वो महल बहुत खूबसूरत बना हुआ था। वो चारों महल के अंदर घूमने लगे और चारों ने महल के अंदर धूल का एक कण भी नहीं पाया। और ये सब देखकर वो चारों बहुत बुरी तरह से हैरान हो गए।
वो मजदूर हमें दिखाई नहीं दे रहा जिसके चीखने की आवाज हम सबको सुनाई दे रही थी। हमें उस मजदूर से क्या, खजाना मिलते ही हम उन मजदूरों को स्वयं भगा देंगे और सारा खजाना लेकर इस देश से रफू चक्कर हो जाएंगे। राजन और उसके दोस्त बड़ी गहनता से उस महल की छानबीन करने लगे। तभी उन चारों की नजर महल के एक बहुत बड़े दरवाजे पर पड़ी जिसका ताला टूटा हुआ था। टूटा हुआ ताला देखकर ऐसा महसूस होता था मानो कि उसे अभी हाल ही में तोड़ा गया हो। राजन और उसके दोस्त दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। उन चारों ने अपनी टॉर्च की रोशनी जैसी ही उस कमरे के अंदर मारी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन चारों के सामने सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। उस कमरे में मौजूद हर वस्तु सोने, चांदी और हीरे की बनी हुई थी और वो सोना हर तरफ बिखरा पड़ा था। हम सब अमीर हो गए दोस्तों। हमारी आने वाली कई पीढ़ियों को भी अब काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो देखो, किसी की लाश पड़ी हुई है। कमलेश ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी में देखा तो उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। सामने उसी मजदूर की लाश पड़ी हुई थी जिसकी आंखें गायब थी। ये तो उसी मजदूर की लाश है जो नीचे गिरा था। इसे किसने मारा? तभी उन चारों के कानों में किसी के गुर्राने का स्वर टकराया। वो स्वर इतना भयानक था कि उन चारों के दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। अचानक राजन, कमलेश और दिया की टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। देखते ही देखते उस कमरे में अजीब सी गंध फैल गई और वहाँ एक धुआं सा उठने लगा। वो चारों जोर जोर से खांसने लगे। कुछ ही देर में वो काला धुआं एक भयानक चेहरे में बदल गया। ये क्या बला है? लगता है वो मजदूर सही बोल रहे थे। राजन ने इतना बोला ही था कि तभी बिजली की रफ्तार से उस भयानक चेहरे वाले ने अपने नाखून राजन की आंखों में गाड़ दिए और उसकी आंखें बाहर निकाल ली। राजन एक जोरदार चीख के साथ मृत होकर गिर पड़ा। अपनी जान बचाकर भागो! तभी कमलेश का शरीर हवा में उड़ गया और वो उस कमरे में तेजी से चक्कर लगाने लगा। कुछ ही सेकंड्स में कमलेश का सिर दीवार से टकरा गया। दिया और नताशा बुरी तरह से चीखने लगी। तभी नताशा और दिया के कानों में सुखिया की आवाज टकराई। जल्दी से ऊपर आ जाइए वरना जोखों से कोई नहीं बच सकता। सुखिया की आवाज सुनकर नताशा बहुत तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गई, मगर दिया उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकी। दिया ने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी वो मृत मजदूर उठकर खड़ा हो गया और उसने दिया का गला कसकर पकड़ लिया। उसका भयानक चेहरा देखकर दिया बुरी तरह से चीखने लगी, मगर उस मृत मजदूर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने कुछ ही देर में दिया का धड़ और उसकी गर्दन दोनों अलग कर दिया। दिया की एक दर्दनाक चीख उस महल में गूंज गई। दिया सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि तभी एक भयानक भूचाल वहां पर उत्पन्न हो गया और ऊपर जाने का रास्ता बंद हो गया। नताशा का शरीर मिट्टी के मलबे में दब गया। यहाँ से भागो, लगता है नीचे का रास्ता बंद हो गया है, वो सब मारे गए। सुखिया की बात सुनकर सारे मजदूर उस जगह से तेजी से भागने लगे और कुछ ही क्षणों में वो जगह बिल्कुल समतल हो गई। वो जगह देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि मानो वहाँ पर खुदाई कभी हुई ही ना हो। सभी मजदूरों की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। तभी वो बूढ़ा मजदूर फिर से बोला, मना किया था मैंने उन सबको, मगर वो सब शहर के थे, नहीं माने। उन सब ने अपनी मौत को स्वयं चुना था। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो अभी और इसी वक्त जोखों के इलाके को छोड़ दो, वरना तुम सब भी मारे जाओगे। उस बूढ़े मजदूर की बात सुनकर सभी मजदूर वहाँ से चले गए। राजीव मेरठ के म्यूजियम में स्टॉक डिपार्टमेंट में एज अ हेड जॉब करता था। एक दिन म्यूजियम के अंदर एक ट्रक आया। यह सप्लाई रात के 1 बजे आई थी और राजीव को
ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी। राजीव ने देखा कि 4 लड़के कंधों पर एक कॉफिन को उठाए हुए आ रहे हैं। वैसे तो ये 2 कॉफिन थे, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए थे। उन्होंने कॉफिन को जमीन पर रखा और फिर बाहर चले गए। सर, ये तो इजिप्ट से आया हुआ ताबूत लगता है। हाँ, सही पहचाना राजीव। त्रिपाठी जी ने उस कॉफिन का ढक्कन खोलकर चेक किया। उनके अंदर रखे हुए ममीज को देखकर राजीव की आंखें चौंधी आ गईं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था और उनके हाथ पर एक बहुत भारी सोने का हार बंधा हुआ था। ये मम्मी इजिप्ट के फेरो और उसकी रानी नेफेटेरी का है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। क्या ये दोनों एक साथ मरे थे? और इनके हाथ में ये सोने का हार क्यों बंधा हुआ है? फेरो अपनी रानी नेफेटेरी से बहुत प्यार करता था। यह हार उसने रानी को अपनी शादी के दिन भेंट चढ़ाया था। जब नेफेटेरी मर गई तो राजा ने भी उसके साथ खुद को दुनिया से अलविदा करने का फैसला किया। उसने अपने सैनिकों से कहकर एक ऐसा कॉफिन बनवाया जिसमें उन दोनों को साथ रखा जा सके, और कहा कि जब मैं ताबूत में लेटकर अपनी रानी का हाथ थाम लूंगा तो हमारे मिलन की निशानी वो हार हमारे हाथों पर कसकर बांध दिया जाए। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि ताबूत बंद करने के बाद तांत्रिकों के जरिए उन दोनों को एक मंत्र शक्ति द्वारा बांध दिया जाए। उसके दरबारियों ने ऐसा ही किया और आज भी उस मंत्र शक्ति ने इन दोनों को बांधा हुआ है। अगर हम इन दोनों को अलग करेंगे या फिर उनके प्यार की निशानी इस हार को इन दोनों से अलग करेंगे तो फेरों का मम्मी जाग उठेगा। क्या ऐसा सच में हो सकता है? पता नहीं, लेकिन तुम इस बात का खास ख्याल रखना। इस ताबूत को कभी खोलने की कोशिश मत करना। मैं समझ गया सर। राजीव अगले दिन अपने 2 दोस्त अतुल और विहान से मिला और उनको उस कॉफिन के बारे में बताया। अरे, खबर पक्की है, वो हार आज की डेट में करोड़ों रुपए का होगा। अरे लेकिन यार, सिक्योरिटी का क्या? अरे वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम बस टेम्पो लेकर रात को वहां आ जाना, ठीक है? रात को अतुल और विहान टेम्पो लेकर म्यूजियम पहुंच गए। अरे काका, कल रात को एंटीक पीस आया था, उसको आज ही दिल्ली भेजा जा रहा है। अरे बेटा, लेकिन त्रिपाठी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे वो थोड़ा बिजी थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें बताने की जगह मुझे ही डायरेक्ट कॉल कर दिया। राजीव ने किसी तरह बात को संभाल लिया और फिर अतुल और विहान ने उस ताबूत को टेम्पो के अंदर रख दिया। फिर राजीव भी उस टेम्पो में बैठकर वहां से फरार हो गया। अब काका को अपनी गलती समझ आई और उसने त्रिपाठी जी को कॉल करके सब कुछ बता दिया। त्रिपाठी ने भी उसी टाइम पुलिस कमिश्नर को कॉल करके सब कुछ बता दिया। उन तीनों ने सुनसान रास्ते में टेम्पो रोका और कॉफिन को जमीन पर उतारकर उसे खोला। फिर खुश होते हुए वो हार उनके हाथों से उतार लिया। अरे वाह! अरे अब तो समझो हम सभी करोड़पति बन चुके। तीनों हार को पाकर खुश होने लगे। अरे यार, अब जल्दी यहां से चलो, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो तीनों उन ममीज को वहीं छोड़कर वहां से चले गए। कुछ देर बाद जोरों की हवा चली और उनमें से फेरों के मम्मी की आंख खुल गई। वो कॉफिन से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। तभी कॉफिन से हजारों कीड़े निकले और उड़कर वो उसके मुंह के अंदर चले गए। मेरी रानी और मेरा अपमान किया है, किसी को नहीं छोड़ने वाला अब मैं। अतुल अपने घर पहुंचा तो खुशी से उसने अपनी बीवी को गले लगा लिया। अरे अरे, क्या हुआ? आज तो आप काफी खुश लग रहे हैं। अरे खुशी की तो बात है ही, आज ऐसा हाथ मारा है कि दोबारा कभी चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डार्लिंग, ऐसी कौन सी चीज चुरा लाए? जरा दिखाओ तो। अरे वो अभी राजीव के पास है, थोड़े दिन हम सभी अंडरग्राउंड रहेंगे और फिर उसको बेचकर फरार। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से
नॉक करना स्टार्ट किया। कौन है जो इतनी बदतमीजी से दरवाजा पीट रहा है? तभी दरवाजा टूटा और शोर करते हुए जमीन पर गिर गया। सामने मम्मी खड़ा हुआ था। उसकी लाल खौफनाक आंखें अंगारों के जैसे चमक रही थी। मेरी रानी का हार कहाँ है? कहते हुए वो घर के अंदर घुस गया। अतुल और उसकी बीवी दोनों बहुत डर गए। उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। कहाँ है? कहते हुए उसने अतुल का गला पकड़ लिया और उसको जमीन से ऊपर उठा दिया। वो मेरे पास नहीं है। राजीव और विहान के पास है। मम्मी बहुत जोरों से चिल्लाया। उसके मुंह से कीड़े निकले और उड़कर अतुल और उसकी बीवी के ऊपर चिपट गए। दोनों की दर्दनाक चीखें घर के अंदर गूंजी और कुछ ही मिनटों में उनका मांस खाकर वो सारे कीड़े वापस मम्मी के मुंह के अंदर समा गए। उन दोनों के कंकाल जमीन पर पड़े रह गए। उस समय राजीव विहान के घर में बैठा उससे बातें कर रहा था। उन्होंने वो हार टेबल पर रखा हुआ था। यार मुझसे तो सब्र नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कब 10-15 दिन गुजरेंगे और कब हम इस हार को बेचेंगे। यार मुझे तो डर लग रहा है। अपना घर तो मैंने छोड़ दिया, कहीं पुलिस ने हमें यहाँ भी ढूंढ निकाला तो? अरे कल के अखबार में तू फ्रंट पेज न्यूज बनने वाला है दोस्त। तभी तेज हवाएं चलने लगी और उनको सीढ़ियों से ऊपर आती हुई किसी की परछाई नजर आई। वो ऊपर आया तो उसको देखकर दोनों की रूह कांप उठी। सामने खड़ा मम्मी उनको खा जाने वाली नजर से घूर रहा था। जिंदा कैसे हो गया? भाग यहाँ से भाग। मम्मी ने मुंह खोला और हजारों कीड़े उसके मुंह के अंदर से निकले और उन दोनों के शरीर पर जा चिपटे। दोनों दर्द से चिल्ला उठे और इधर उधर भागने लगे। उनके खून की छींटें और मांस के कुछ टुकड़े जमीन पर चारों तरफ बिखर गए। जब सिर्फ कंकाल बचे तो वो कीड़े वापस उड़कर मम्मी के मुंह के अंदर चले गए। मम्मी ने उस हार को उठाया और वहां से चल दिया। तभी कमिश्नर को एक कॉल आया। कमिश्नर साहब, मम्मी हमारे सामने से अभी गुजरा है और आप ही की तरफ आ रहा है। हमने उस पर गोलियां भी चलाई लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, उसे आने दो, मैं उसको पकड़ने का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर कमिश्नर ने कॉल काट दिया। अरे अब इस मम्मी को कैसे रोका जाए? आखिर ये जा कहाँ रहा है? सर, उस मम्मी की कोई गलती नहीं है। हमारी लापरवाही से ही वो उठ खड़ा हुआ है और अब उसे रोकने का बस एक ही तरीका है। ये कहकर त्रिपाठी जी ने पुलिस कमिश्नर को वो तरीका बताया। कमिश्नर ने उस कॉफिन को रास्ते में ही छोड़ दिया। उसके बाद सभी लोग पेड़ों के पीछे छिप गए। जब मम्मी उस कॉफिन के पास पहुंचा तो बहुत खुश हुआ। नेफेटेरी, देखो मैं हमारे प्यार की निशानी वापस ले आया। अब तुम भी उठ जाओ, हम लोग फिर से इस दुनिया पर मिलकर राज करेंगे। ये सुनकर नेफेटेरी की भी आंख खुल गई और वो भी उठ खड़ी हुई। फेरो, इस लालची दुनिया में राज करने लायक कुछ नहीं बचा। अच्छा होगा कि हम फिर से इस ताबूत में आराम से उसी तरह रहें जैसे पहले रह रहे थे। फेरों की मम्मी ने उसकी बात मान ली और दोनों एक साथ फिर से ताबूत में लेट गए। फेरों ने फिर से वो हार अपने दोनों हाथों में बांधा और दोनों ने आंखें बंद कर ली। फिर सभी छिपे हुए पुलिसकर्मी और त्रिपाठी जी सामने आए। सर यही मौका है, जल्दी से इस ताबूत को बंद कर दीजिए। कमिश्नर ने 2 कांस्टेबल को इशारा किया और उन्होंने उस ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। मैं आज इस कॉफिन की सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ।
कमिश्नर ने उस कॉफिन को उस दिन दिल्ली के म्यूजियम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में भेज दिया और उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। फेरो और नेफिटेरी आज भी उस ताबूत में बंद हैं और उनके प्यार की निशानी, वो हार, आज भी उन दोनों को एक दूसरे से जोड़े हुए है।